आज कहानी एक ऐसे डॉन की जिसकी ख्वाहिश है, जिसकी चाहत है कि हॉलीवुड, अगर हॉलीवुड नहीं तो बॉलीवुड उसकी ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी और उसमें करोड़ों की कमाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये कहानी 1982, 1970 और 80 या 85 के दशक के बीच की है और जगह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का डालीगंज एरिया। डालीगंज एरिया में दो गैंगस्टर्स एक दूसरों को मारने की हमेशा फिराक में रहते थे। कोई उसका आदमी मार देता था, कोई इसका आदमी मार देता था। इनका नाम है अन्ना शुक्ला, अरुण कुमार शुक्ला और राम गोपाल मिश्र। तो इन दोनों की आपस में दुश्मनी रहती थी। कहते थे कि इसलिए भी इन्होंने एक व्यापारी को अन्ना ने मार दिया क्योंकि उस व्यापारी ने मिश्रा जी की बहन को स्कूटर और कई गिफ्ट तोहफे पे दिए शादी में और इनकी बहन को कुछ नहीं दिया, तो इसीलिए ने गुस्सा आकर डालीगंज के बीच चौराहे पे मार दिया। अब कहानी इनकी नहीं है, कहानी एक और पात्र की है। ये पात्र उसी से डालीगंज से लगा हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है और वहाँ पर आसपास के ज़िले जैसे जौनपुर हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, बहराइच हुआ, इन सब ज़िलों से लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, एक अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि तब की राजनीति ऐसी होती थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कि इंसान की एज बढ़ती जा रही है, उसका बेटा भी कॉलेज में आ गया है लेकिन वो थर्ड ईयर क्लियर नहीं कर रहा। अगर थर्ड ईयर क्लियर भी कर लेता है तो एमए में बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है, एमए की एग्ज़ाम क्यों देता रहता है और पास क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना होता है, क्योंकि वहाँ की राजनीति, वहाँ की स्टूडेंट्स राजनीति से फिर रीजनल पार्टी में ये लोग ईजिली प्रवेश कर जाते हैं। तो गुंडागर्दी और इस तरह का होता रहता है। कई तो शिया कॉलेज है वहाँ पर सीतापुर रोड पर, वहीं पर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर कई चीज़ें मैंने अपनी आंखों में देखी हैं कि इतने एज के कैंडिडेट कभी बीए फाइनल में है तो पूछा कि भाई ये क्यों है? कहने लगे कि ये इलेक्शन में इनका बेटा भी फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और ये फाइनल ईयर में है। तो ऐसे कई आपको इंसिडेंट मिल जाएंगे। तो ये इसलिए बताना है कि राजनीति वहाँ पर कितनी इम्पॉर्टेंट थी उस वक्त के बारे में। तो ये वही दौर था। तो यहाँ पर एक लड़का दूसरे ज़िले से जिसका नाम ओम प्रकाश था, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, वो यहाँ पर लॉ की पढ़ाई करने आता है। ये बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का था। इसके फादर प्रिंसिपल थे और इसके भाई फौज में बड़ी ओहदे पर थे। तो इसको भी देश के लिए कुछ करना था और अपने भाई की तरह इसको आर्मी में, डिफेंस में जाकर कुछ करना था। तो ये यहाँ पर आता है। तो इलेक्शन होते हैं, तो जब नए लोग आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो इन इलेक्शन से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और वो किसी ना किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये अभी आप भी अगर किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो चुनाव आता होगा, तो आप भी एक गुट के साथ, भले ही आप उस गुट को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कुछ आपने देखा कि आपके क्लास के 3-4 लड़के गए हैं तो आप भी उनके साथ उस गुट में, उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, कन्विंसिंग करने लगते हैं, कंपेनिंग करने लगते हैं, भाषण भी शायद अगर आपको आता होगा, मौका मिलेगा तो दे देंगे, पर्चे बांटना, ये सब काम करने लगता है। इसमें बच्चे की कोई वो नहीं होते कि ये इस विचारधारा के साथ है या उस विचारधारा के साथ है। वो स्टूडेंट है, उसे स्टूडेंट ये सही लगा कि भाई हाँ मेरे सारे दोस्त हैं, तो वो उसके साथ लग जाता है। तो ये जो ओम प्रकाश जी भी, जो श्रीवास्तव ओम प्रकाश जी भी, ये भी एक जैन लड़के के साथ लग जाते हैं। अब ये चुनाव लड़ते हैं तो उधर जो मैंने कहा कि राजनीति, छात्र राजनीति काफ़ी ज़्यादा थी। जिस लड़के के साथ ये लगते हैं कंपेनिंग करने के लिए, साथ में पर्चे बांट रहे हैं, बात कर रहे हैं, हॉस्टल्स में जा रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसके विरोध में जो लड़का खड़ा हुआ था वो उसका सपोर्टर था अन्ना शुक्ला। अब यहीं से कहानी थोड़ी ट्विस्ट होने लगती है। अब अन्ना शुक्ला उसका था और एक दिन शाम को हॉस्टल में ये लोग कंपेनिंग कर रहे होते हैं और दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। इस गुट उस गुट में कौन है, अभी ओम प्रकाश कहीं सीन पर है नहीं, ये गुट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और एक को चाकू लग जाता है। चाकू छुरी कॉलेज इलेक्शन में बड़ा कॉमन
चीज़ है, आज भी चलता है, तब भी चलता है और शायद आगे भी चलता रहेगा, इसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो चाकू लग जाता है। अब चाकू जिसको लगता है, कहानी यहीं से बिगड़ जाती है। चाकू जिसको लगता है वो अन्ना शुक्ला, उस वक्त का गैंगस्टर, डालीगंज का गैंगस्टर अन्ना शुक्ला, उसका सपोर्टर होता है। अन्ना शुक्ला को ताव आ जाता है। वो तो वैसे तो तुड़ाई करता है बच्चों की, साथ में उनका पुलिस केस भी कर देता है। अब पुलिस केस में जिनके नामजद होते हैं उसमें इस ओम प्रकाश का नाम भी होता है। ओम प्रकाश को पुलिस पकड़ ली जाती है, काफ़ी तुड़ाई होती है। भाई उसमें थे, फौज में थे, बाप वो थे, सब आते हैं, सब करते हैं और इसको छुड़ा लेते हैं। बाकी लोग जेल में थे, इसको छुड़ा लेते हैं। जब इसको छुड़ा लेते हैं तो अन्ना शुक्ला को और लग जाती है कि हाँ भाई, मैं तो गैंगस्टर हूँ, मैंने इसको किया, तो थानेदार ने इसको कैसे छोड़ दिया। काफ़ी वो मीटिंग बुलाता है, सब चीज़ें करता है, कहते हैं इसको तो लपेटना है। तो वो चले जाते हैं। तो उसी दौरान स्कूटर्स आपके उस वक्त बुकिंग में आते थे, जैसे जिस तरह से अभी आप कार को बुकिंग करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कारें, आप 2 करोड़ 1 करोड़ की कारें बुक होती हैं, तो उस वक्त बजाज के स्कूटर बुकिंग होती थी। मतलब कि स्कूटर किसी के घर में है तो वो बहुत इज्जतदार आदमी और बहुत अच्छा खासा अमीर आदमी माना जाता था। तो स्कूटर की वो वैल्यू होती थी कि बुकिंग हो रही है, 6-6 महीने के लिए बुकिंग हो रही है, लोग उधार ले रहे हैं। लोन तो तब इतना नहीं होता था, पर्सनल लोन और गाड़ियों का लोन, तो लोग उधार लेके स्कूटर को लिया जाता था, क्योंकि स्कूटर उनके घर के बाहर आकर खड़ा हो तो वो उनकी इज्जत है कि लोग कहेंगे कि भाई इनके पास पैसा है, पैसे वाले हैं, स्कूटर है इनके पास। तो ये स्कूटर की उस वक्त ये वैल्यू होती थी। तो ऐसे ही एक स्कूटर एक शख्स का चोरी हो जाता है। अब स्कूटर चोरी होना शहर में बहुत बड़ी बात होती है, पुलिस को भी कहता है भाई उनका स्कूटर चोरी हो गया। तो उसमें फिर अन्ना शुक्ला खेल करता है, उसमें फिर इस ओम प्रकाश का नाम दर्ज करा देता है और ओम प्रकाश फिर अरेस्ट हो जाते हैं। और इस बार जो अरेस्ट होते हैं तो बाप की वैसे ही बहुत बदनामी हो चुकी होती है, भाई की वैसे ही बदनामी हो जाती है, तो इस बार वो लोग इसको ज़मानत नहीं दिलाते। ओम प्रकाश शुक्ला पूरी अपनी जो 15-20 दिन की जेल होती है वो काट कर आते हैं। यूनिवर्सिटी से नाम उनका कट ही जाता है क्योंकि सब चीज़ों में आ जाता है, और घर वालों से नाता टूटने लगता है। यहाँ पे भी कहानी नहीं रुकती है। फिर तो ये हो जाता है कि शहर में कुछ भी चोरी हो, पुलिस जो लिस्ट बनाती है कि कौन कौन चोर चोरी कर सकते हैं, तो उसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव का नाम होता था। और इनको आए दिन पुलिस पकड़ती, आए दिन ले जाती, आए दिन करती। अब इससे ये परेशान हो जाते हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं और ये जाकर 2 गैंग मैंने बताए थे, अन्ना शुक्ला और राम गोपाल मिश्र, तो ये जाकर राम गोपाल मिश्र के साथ हाथ मिला लेता है और यहीं से ये जराइम की दुनिया में फुल फ्लेज आ जाता है और इसका नाम दुनिया जानती है बबलू श्रीवास्तव के नाम से। बबलू श्रीवास्तव फिर वहाँ पे क्राइम करते करते पुलिस पीछे पड़ जाती है, सब चीज़ों का होता है और फिर ये जाकर चंद्रा स्वामी के साथ मिलता है। बबलू श्रीवास्तव एक अपना अलग बिजनेस गैंगस्टरों के साथ मिलकर करता है, वो होता है किडनैपिंग का। और इस बिज़नेस को, इस व्यापार को, जी हाँ मैं व्यापार बिजनेस जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि इस व्यापार और बिजनेस में वो इतना माहिर हो जाता है, इतना शातिर हो जाता है कि देश में, जी हाँ भारत देश में उसको किंग ऑफ किडनैपिंग कहा जाता है, यानी कि किडनैपिंग का किंग उसे कहा जाता है। उसकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ऐसी होती थी कि ये नए युवा लोगों को पूरा इंटरव्यू लेकर भर्ती करते थे। एक पूरी रैकी होती थी जिसका किडनैप होना है, किसके पास से क्या रैंसम निकल सकती है, कौन लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे, किनके पास कितना काला धन है, इन सब का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता था, पूरा स्केच होता था। उस स्केच के अकॉर्डिंग पूरा प्लानिंग होती थी और उस प्लानिंग के हिसाब से ये उस डकैती को अंजाम देते थे, उस किडनैपिंग को अंजाम देते थे। इनके 2 वाक़ये बहुत मशहूर हैं। एक दिल्ली का ही है, दिल्ली के स्टील व्यापारी के घर में एक दिन काफ़ी बड़ी कोठी
पर एक लड़का आता है बहुत ही अच्छे महंगे लिबास पहने हुए। महंगे लिबास का मतलब है कि जूतों, ब्रांडेड शूज़ नाइकी के पहने का कोई, और फिर जीन्स और टी शर्ट पहनकर एक लड़का आता है, कहता है कि भैया, गार्ड से कहता है कि भैया हम जौनपुर से आए हैं और हम ड्राइवर हैं, हमको कहीं नौकरी दिलवा दो अपने के यहाँ। तो वो कहता है कि भाई मैं तो गार्ड हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन साहब भी अभी नहीं है, लेकिन जो साहब का रसोइया है मिश्रा जी, ये काफ़ी हैं और साहब इनकी बहुत बात मानते हैं। और जैसे तुम भी यूपी से ही आए हो तो अपने आप को बता रहे हो, तो ये यूपी के ही हैं, तो ये तुम्हारी काफ़ी मदद कर देंगे। तो उन रसोइया को बुलाया जाता है। वो देखते हैं कि अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। लड़का अपनी परेशानी बताता है कि बहन की शादी है, भाई को पढ़ाना है, ये करना है, हम इंटर तक 12th तक पढ़े हुए हैं, ये देखो हमारा सर्टिफिकेट, कहीं काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं करता, ड्राइविंग आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है हमारा, तो अपने साहब से कह के उनकी गाड़ियाँ हमें ड्राइविंग करा दो। कहते कि देखो, वो कहता है कि देखो मिश्रा जी, हम तो खानसामा हैं, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि साहब अपने ड्राइवर रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ड्राइवर है। लेकिन हाँ, साहब की जो फैक्ट्री है तो यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, तो टैक्सी स्टैंड से गाड़ियाँ बहुत आती जाती हैं, तो तुम उस टैक्सी स्टैंड पे चले जाओ, तुम कह देना कि साहब के यहाँ से आए, हमारा नाम ले रहे, तुम्हें वो रख लेंगे। तो ये जाता है टैक्सी स्टैंड में, उनका नाम लेता है। तब लोग रिकमेंडेशंस चलता था कि हाँ भाई आया है। अब लोग पूछते नहीं थे कि गारंटी का कि मिश्रा जी के खानसामा ने भेजा है, हमारे तो गाड़ियाँ लगती रहती हैं, काम चल जाएगा, रख लेगा। लड़का ड्राइविंग भी अच्छी करता है, लड़का रख लिया जाता है, पूरी ड्राइविंग करता है। मिश्रा स्टील व्यापारी के घर में जाने लगता है। तो अब इसका टारगेट था उसका लड़का, जो लड़का पढ़ता था, 22-23 साल का लड़का था, तो उसको टारगेट की। वो सिक्योरिटी के साथ जाता है, पीछे सिक्योरिटी में इसने अपनी ड्यूटी लगा लेती है, सब कर लेता है। और एक दिन वो लड़का गायब हो जाता है। अब जब गायब हो जाता है तो जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल में पुलिस कई शक की लिस्ट निकाली जाती है, किन की, तो उस लिस्ट में वही मिश्रा जी जो खानसामा था पहचान लेते हैं कि जी इसको हमने नौकरी दी थी, और ये आदमी बबलू श्रीवास्तव का एम्प्लॉय था। रैंसम दी जाती है, रैंसम से होता है चीज़ों का। और दूसरा केस ईस्ट दिल्ली का था। ये जाता है, इनके एक आदमी, यंग सा आदमी, और एक कार्ड देता है कि अपने साहब से कहना कि दुबई बात कर लो। तो वो समझ जाता है, बंदूक दिखाता है, तो साहब की पूरी मारवाड़ी होती है 2 करोड़ का। इस दौरान हम लोग अभी उस दौरान रुड़की और इधर की तरफ गए, तो वहाँ पे डॉक्टर काफ़ी थे। तो ये स्पेसिफिकली खास करके ऐसे लोगों को टारगेट बनाता है कि जो पुलिस के पास ना जाए। तो इसमें कई पेशेवर होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, तो कोई रसीद और वो नहीं होता। आप अभी भी जाओगे किसी डॉक्टर के पास तो कहेगा कि अभी तो 500-700 रुपये हो गए, कि 700 रुपये की फ़ीस दे दो। कभी डॉक्टर ने आपको रसीद दी है? प्राइवेट क्लिनिक वाले ने नहीं दी है ना, तो वो पैसा जमा होता है। तो इसे पता होता है कि रुड़की इन सब जगहों पे काफ़ी। तो हमने पूछा कि क्या आपके साथ हुआ? तो लोग जिनकी किडनैपिंग हो चुकी थी, जिनके बारे में था, उन लोगों ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, हमारी कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, हमारा कुछ भी नहीं हुआ था। सब लोग ने साफ साफ इनकार कर दिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि ये इसकी जो फिरौती होती थी, इसकी जो रकम होती थी, इसकी रकम कोई भी करोड़ से कम की डील ये नहीं करता था। यानी कि इसने अपना एक टारगेट बना रखा था बिजनेस का कि भाई ये जो बेस लाइन है, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस है मेरा, अगर शेयर कोई जानता हो तो समझ गया होगा स्टॉप लॉस मैंने क्यों बोला है। ये जो स्टॉप लॉस है मेरा, ये 1 करोड़ का है, इससे नीचे तो मुझे जाना ही नहीं है। तो 1 करोड़ की ही फिरौती ये मांगता था। और सारा पैसा, अब 1 करोड़ की फिरौती, ये सारा पैसा, कोई भी ये जो डील होती थी, ये जो पैसा होता था, ये पैसा कोई भी हिंदुस्तान में वो नहीं लेता था। हवाला के ज़रिए बाहर सिंगापुर, थाईलैंड या दुबई में इसकी डिलीवरी होती थी। इसमें लोग थे, एक अर्चना शर्मा सिंगर भी इनके साथ जुड़ी थी, जो फिर आगे चल के बहुत बड़ा गैंगस्टर बनी। तो ये होता था। फिर एक स्वामी थे, चंद्र स्वामी थे, तांत्रिक थे, पीवी नरसिम्हा राव के काफ़ी करीब थे। ये उनके साथ जाकर मिल गया। अब ये उनके साथ जाकर मिल गया तो ये वहाँ पे धंधा करने लगा। फिर काफ़ी रैंसम बढ़ने लगी। फिर इनका कहते हैं कि कुछ पैसों को लेके विवाद हुआ, ये वहाँ से छूटा। और चंद्र स्वामी उस वक्त गवर्नमेंट के बहुत ही करीब थे। जब वहाँ से डील टूटी तो उन्होंने सारी फोर्स इसके पीछे लगा दी कि अब इसको ये लग रहा था कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा। अब एनकाउंटर के डर से ये भागता भागता बॉम्बे के रास्ते नेपाल पहुँचा। नेपाल में इसको मिर्ज़ा बेग,
जी हाँ, मिर्ज़ा बेग जो वहाँ का डॉन और नेता था वो मिलता है। मिर्ज़ा बेग इससे जो दोस्ती होती है तो ये मिर्ज़ा बेग की दोस्ती इसकी ये रंग लाते हैं कि मिर्ज़ा बेग इसको दुबई ले जाता है और दुबई में इसकी मुलाकात जानते हैं किससे होती है? जी हाँ, दुबई में इसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से होती है। फिर ये दाऊद इब्राहिम के गैंग में आ जाता है और ये वहाँ पर अब किडनैपिंग दाऊद इब्राहिम के लिए करने लगता है। दाऊद इब्राहिम के दो लोग काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, एक ये बबलू श्रीवास्तव, दूसरा अबू सलेम। बबलू श्रीवास्तव की जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी किडनैपिंग की थी, अबू सलेम की वही मॉडस ऑफ ऑपरेंडिंग मर्डर की थी, धमकियां थी। वो बॉलीवुड पर राज करता था, तो वो जौनपुर और इन जगह से नए नए शूटर लेकर आता था लड़का, जिनसे एक क्राइम कराकर वो वापस भेज देता था। पुलिस ढूंढती रहती थी कि ना क्राइम हिस्ट्री में थे। तो अभी बात हम बबलू श्रीवास्तव की कर रहे हैं, तो फिर ये उनके लिए काम करने लगा। ये अभी तक किडनैपिंग और ये सब करता था, लेकिन ये चर्चा में सबसे ज़्यादा फिर कब आया, जब इसने पुणे में एक कस्टम ऑफिसर एलडी अरोड़ा को बीच सड़क में भून दिया दाऊद के कहने पर। वो इसलिए कहने पर भून दिया कि एलडी अरोड़ा ने दाऊद का कई सामान हथियार को सीज किया था, जिससे दाऊद बहुत गुस्से में था। तो उसका काम इसने बबलू श्रीवास्तव को देता है। बबलू श्रीवास्तव अपने गुर्गों के साथ उस ऑफिसर को, कस्टम ऑफिसर को बीच सड़क पर दिन दहाड़े भून देता है। यहाँ पर इसका मर्डर केस लगता है, फिर ये फरारी काटता है। और फिर दाऊद से ये अलग कब हो जाता है? दाऊद से अलग हो जाता है 1993 के ब्लास्ट में। 1993 का जब ब्लास्ट दाऊद कराता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है, तब छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अलग हो जाते हैं। दाऊद से डी कंपनी से अपना नाता तोड़ लेते हैं। फिर इसको सिंगापुर से अरेस्ट किया जाता है एलडी अरोड़ा के मर्डर के केस में और ताउम्र की सज़ा मिलती है। और फिर भी जब कहते हैं कि ये जेल में चला गया था, जेल में जाने के बाद भी ये अपना किडनैपिंग का जो काम था, कारोबार था, उसको करता रहा। जेल से ही ये सारा ऑपरेट करता रहा, अपने गुर्गे अपॉइंटमेंट और लोगों का करता रहा, सारी डीलिंग ये करता रहा। आखिरी नाम इसका 2014 के करीब आया था। दिल्ली का ही एक केस था जिसमें इसका नाम आया, उसके बाद इसका अभी तक कोई नाम आया नहीं है। पर इन्होंने किताब भी लिखी अधूरे ख्वाब के नाम से, और इनको उम्मीद है कि इनके ऊपर कोई बॉलीवुड फिल्म बनाएगा। काफ़ी शौकीन, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ और काफ़ी इनकी गर्लफ्रेंड रही हैं। शादी तो इन्होंने नहीं की है, लेकिन हर क्षेत्र की, कहते हैं पत्रकार से लेके हर क्षेत्र में इनकी गर्लफ्रेंड रही हैं। और इनको लगता है कि किसी दिन बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर इनको लेगा और इन पर एक फिल्म बनेगी। तो इन्होंने अपने आप को गैंगस्टर तो माना है, पर देश प्रेमी गैंगस्टर के रूप में माना है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था तो दाऊद इब्राहिम से इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया था। तो ये थी पूरी कहानी किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव की। कैसे शुरू हुआ, किस किस तरह से काम हुआ, कहाँ से जराइम की दुनिया में आए और जराइम की दुनिया से किस तरह से डी कंपनी के साथ जुड़े, डी कंपनी से किस तरह से नाता तोड़ा, नाता तोड़ने के बाद एक अपना पूरा सिंडिकेट बनाया किडनैपिंग का। बड़ी बड़ी किडनैपिंग हुई, बड़ा बड़े करोड़ों की डील हुई, लेकिन आज वो जेल में बंद हैं। तो हर अपराध का अंत होता है, या तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा, या आपको आपका साथी मार देगा, या फिर आप बच गए तो अब जेल में ज़िंदगी काटेंगे। जितना भी ऐश है, ऐश के सिर्फ 5 साल कहे जाते हैं किसी भी अपराधी के, उसके बाद उसका वक्त आ जाता है। तो इसलिए अपराध की दुनिया, वक्त मुश्किल होता है, परेशानी का होता है, वो कट जाता है, लेकिन उसके लिए आप ये नहीं सिंपैथी गेन नहीं कर सकते कि इस कारण से मैं अपराधी बन गया, ये वजह थी, अगर ये नहीं होती तो मैं अपराधी नहीं बनता। तो ये थी कहानी बबलू श्रीवास्तव की। इसी तरह से कहानियाँ जो एक ज़िंदगी को बताएंगी, एक ज़िंदगी में हम ना भटक जाएं, ये उद्देश्य लेकर हम इंडिया लाइफ पे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अपनी राय, अपने विचार आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।